नमस्कार। दिल्ली में शराब घोटाले के केस में आज कई डेवलपमेंट हुए। आज कोर्ट ने दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को 7 दिन के लिए ईडी की रिमांड में भेज दिया। हालांकि सीबीआई के केस में आज मनीष सिसोदिया की बेल एप्लीकेशन पर सुनवाई होनी थी, लेकिन कोर्ट ने कहा कि मनीष सिसोदिया की जमानत पर सुनवाई अब 21 मार्च को होगी। दूसरा बड़ा डेवलपमेंट यह हुआ कि लिकर स्कैम में आज अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह का भी नाम आ गया। ईडी ने कोर्ट में कहा कि शराब घोटाले के आरोपियों ने और गवाह ने संजय सिंह और अरविंद केजरीवाल का भी नाम लिया है। ईडी ने कोर्ट में कहा कि दिल्ली की शराब नीति में शराब कारोबारियों को फायदा पहुंचाने के लिए मनमाने ढंग से बदलाव किए गए। इसके बदले में बड़ी मात्रा में कट मनी मिला, पैसा आम आदमी पार्टी के नेताओं को पहुंचाया गया। ईडी के पास इन सब बातों के सबूत हैं। मनीष सिसोदिया की रिमांड के वक्त ईडी के वकील ने कई व्हाट्सएप चैट भी कोर्ट में पेश की और कहा कि इनसे पता चलता है कि विजय नायर बीआरएस की लीडर के कविता के कांटेक्ट में था। वो आम आदमी पार्टी के लिए पैसे मांग रहा था। इन सबूतों को पक्का करने के लिए आरोपियों को मनीष सिसोदिया के आमने सामने बैठाकर पूछताछ करना जरूरी है। हालांकि मनीष सिसोदिया की तरफ से उनके वकीलों ने तमाम तर्क दिए, कहा कि ईडी ने एक भी पैसा बरामद नहीं किया, किसी तरह के लेन देन के सबूत नहीं दिखाए, इसलिए मनीष सिसोदिया को ईडी की कस्टडी में नहीं दिया जाना चाहिए। लेकिन अदालत ने ईडी की बात मानी। ईडी ने 10 दिन की रिमांड मांगी थी, लेकिन कोर्ट ने मनीष सिसोदिया को 7 दिन के लिए ईडी की रिमांड में भेज दिया। आम आदमी पार्टी के नेताओं ने इसे बीजेपी की साजिश बताया, लेकिन बीजेपी का दावा है कि शराब घोटाले की आंच अरविंद केजरीवाल तक जाएगी। अब सवाल यह है कि क्या इस घोटाले की लपेटे में अरविंद केजरीवाल, संजय सिंह और सौरभ भारद्वाज का भी नंबर आएगा। अब केजरीवाल का क्या रुख होगा यह आपको बताऊंगा आज की बात में, लेकिन सबसे पहले आपको बताता हूं आज अदालत में क्या हुआ। ईडी ने शराब घोटाले में आज क्या क्या खुलासे किए और कौन से सबूत पेश किए। आज ईडी के वकील ने कोर्ट में कुछ व्हाट्सएप चैट दिखाए। शराब घोटाले में मनी ट्रेल की जानकारी दी। मनीष सिसोदिया की रिमांड के लिए दी गई ईडी की एप्लीकेशन के पेज नंबर 32 पर लिखा है कि विजय नायर भारत राष्ट्र समिति की नेता के कविता के संपर्क में था और वो शराब घोटाले के दूसरे आरोपियों समीर महेंद्रू, दिनेश अरोड़ा, अरुण पिल्लई और राघव मनगुंटा के कांटेक्ट में भी था। अरुण पिल्लई उस साउथ ग्रुप का हिस्सा था जिसमें ईडी के मुताबिक के कविता, वाईएसआर कांग्रेस के सांसद एम श्रीनिवासुलु रेड्डी और उनके बेटे राघव मनगुंटा की हिस्सेदारी थी। ईडी का कहना है कि इस ग्रुप में अरुण पिल्लई के कविता को रिप्रेजेंट कर रहा था और उसने जून 2021 में हैदराबाद के आईटीसी कोहिनूर होटल में एक मीटिंग की थी। इस मीटिंग में अरुण पिल्लई, विजय नायर, दिनेश अरोड़ा और अभिषेक शामिल हुए थे। विजय नायर ने बैठक में कहा था कि हैदराबाद से कुछ पैसा दिल्ली भेजना होगा। यह रकम ट्रांसफर करने की जिम्मेदारी दिनेश अरोड़ा और बीआरएस के नेता वी हनुमंत राव के बेटे अभिषेक बोइनपल्ली को सौंपी गई। रिमांड कॉपी के पन्ना नंबर 33 पर ईडी ने एक व्हाट्सएप चैट का जिक्र किया है जिसमें लिखा था वी नीड मनी। यहां वी का मतलब विजय नायर से था। यह मैसेज 17 अगस्त 2021 को भेजा गया। इसके बाद 24 अगस्त 2021 को भी एक चैट का जिक्र है जिसमें लिखा है ट्राइड 33 फॉर सेम, 33 फॉर यू, 33 मैडम, एक्चुअली आई विल ट्राई अगेन। ये मैंने आपको पूरा मैसेज पढ़ के सुनाया है। यह मैसेज विजय नायर ने राघव मनगुंटा को भेजा था क्योंकि राघव मनगुंटा चाह रहे थे कि समीर महेंद्रू को 75% शेयर मिले, क्योंकि उसमें राघव और उनके पिता मनगुंटा एस रेड्डी की प्रॉक्सी हिस्सेदारी थी। ईडी ने अपनी रिमांड कॉपी के पेज नंबर 34 पर एक और आरोपी बुच्ची बाबू के हवाले से क्लेम किया है कि उसे शराब नीति की ड्राफ्ट कॉपी की बड़ी बातें विजय नायर ने पहले ही भेज दी थी। बुच्ची बाबू को यह जानकारी सिग्नल ऐप पर भेजी गई थी। इस कॉपी का स्क्रीनशॉट भी पेज नंबर 35 पर दिया गया है। इसी तरह पेज नंबर 38 पर सरकारी गवाह दिनेश अरोड़ा के बयान का हवाला दिया गया है। ईडी ने दावा किया है कि दिनेश अरोड़ा ने पूछताछ में बताया कि 2020 में संजय सिंह ने उसे फोन करके पैसे की डिमांड की थी और कहा था कि चुनाव आ रहे हैं, फंड चाहिए। जिसके बाद दिनेश अरोड़ा ने कई रेस्टोरेंट मालिकों के साथ मिलकर 82 लाख रुपए जमा किए थे और एक सम्मान समारोह में यह रकम मनीष सिसोदिया को दी गई थी। आज जब कोर्ट में मनीष सिसोदिया की रिमांड पर सुनवाई हो रही थी तो ईडी के वकील जोहेब हसन ने
कई सनसनीखेज दावे किए। ईडी के वकील ने कहा कि 214 करोड़ रुपए की मनी ट्रेल मिली है, यानी दिल्ली का शराब घोटाला 214 करोड़ रुपए का है। सुनवाई के दौरान पहली बार शराब घोटाले में अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह का नाम भी आया। ईडी ने अदालत से कहा कि उसे मनीष सिसोदिया की 10 दिन की रिमांड चाहिए, क्योंकि मनीष सिसोदिया को दूसरे आरोपियों के सामने बिठाकर क्रॉस एग्जामिन करना है। ईडी के वकील ने दावा किया कि जब दिल्ली की नई शराब नीति बनी, उस वक्त सी अरविंद दिल्ली के आबकारी सचिव थे। ईडी के मुताबिक आबकारी सचिव ने बताया कि एक्साइज पॉलिसी का ड्राफ्ट शराब नीति के लिए गठित ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स ने नहीं बनाया। सी अरविंद ने बताया कि मार्च 2021 में मनीष सिसोदिया ने उन्हें बुलाया और 300 पन्नों का एक ड्राफ्ट दिया। 22 मार्च 2021 को यह ड्राफ्ट जीओएम को दिया गया। उसके आधार पर जीओएम ने शराब नीति का ड्राफ्ट बनाया। सबसे बड़ी बात यह है कि शराब पॉलिसी पर सुझाव देने के लिए एक्सपर्ट्स की जो कमेटी बनाई गई थी, उसने शराब व्यापारियों का कमीशन बढ़ाने की कोई बात नहीं कही थी, लेकिन शराब नीति के फाइनल ड्राफ्ट में शराब व्यापारियों का कमीशन 5% से बढ़ाकर 12% कर दिया गया। एक्सपर्ट्स कमेटी ने होलसेलर्स को रिटेल का बिजनेस न देने का सुझाव दिया था, लेकिन लिकर पॉलिसी में होलसेलर्स को रिटेल का बिजनेस भी दिया गया। ये सारे बदलाव मनमाने ढंग से किए गए, मनीष सिसोदिया के कहने पर किए गए। ईडी के वकील ने कोर्ट में शराब घोटाले के एक और आरोपी दिनेश अरोड़ा के बयान का भी हवाला दिया। दिनेश अरोड़ा अब इस मामले में सरकारी गवाह बन चुका है। ईडी ने कहा कि दिनेश अरोड़ा ने पूछताछ में यह बताया कि इस मामले का एक और आरोपी विजय नायर मनीष सिसोदिया और अरविंद केजरीवाल के कहने पर कह रहा था। आज कोर्ट में ईडी के वकील ने सरकारी गवाह दिनेश अरोड़ा के बयानों का भी जिक्र किया। ईडी ने दावा किया कि दिनेश अरोड़ा ने बताया कि संजय सिंह ने उसे फोन किया था। जैसे ही संजय सिंह का नाम आया, संजय सिंह ने रिएक्ट किया। उन्होंने कहा कि यह सब मनोहर कहानियां हैं, वो अडानी का मुद्दा उठा रहे हैं, इसीलिए बीजेपी परेशान है और अब नई नई कहानियां बनाई जा रही हैं। यह सब आम आदमी पार्टी को बदनाम करने की बीजेपी की साजिश है। ऐसी बहुत सी मनोहर कहानियां चलती रहेंगी। कोई बुलाएंगे तो जवाब देंगे। सीबीआई ने भी एक चार्जशीट दाखिल की थी, उसमें भी ऐसे कुछ लिखा था, तो आने दीजिए। हम खोल रहे हैं अडानी का घोटाला, तो कुछ तो विचलित होंगे, कुछ तो करेंगे। बेचारे क्या करेंगे, कुछ ना कुछ करेंगे, करने दीजिए। साफ जाहिर हो रहा है कि नरेंद्र मोदी जी की और भारतीय जनता पार्टी की मंशा मनीष सिसोदिया को जेल में रखने की है। आप मुझे बताइए, 14 घंटे सीबीआई ने उनके घर पे छापेमारी की, कुछ नहीं मिला। गांव में छापेमारी की, कुछ नहीं मिला। दफ्तर में छापेमारी की, कुछ नहीं मिला। बैंक में छापेमारी की, कुछ नहीं मिला। 5 दिन सीबीआई ने पूछताछ कर ली, कुछ नहीं मिला। 2 दिन फिर सीबीआई ने पूछताछ कर ली, कुछ नहीं मिला। तब डांट पड़ी ईडी को कि अरे भाई, मनीष सिसोदिया तो बाहर आ जाएंगे, उनकी तो बेल लगी हुई है कल, ऐसे कैसे हो गया? तुरंत ईडी को सक्रिय किया गया। सवाल एक प्रोसेस का है, सवाल एक कानून का है। अगर मनीष सिसोदिया ने कोई गड़बड़ी की थी तो ईडी क्या 10 महीने तक सो रही थी? क्या इस बात का इंतजार कर रही थी कि जब जमानत मिलने का समय आएगा तब हम गिरफ्तार करेंगे? इससे क्या जाहिर होता है? इससे यही जाहिर होता है कि दरअसल मोदी जी की और भारतीय जनता पार्टी की एक ही मंशा है, मनीष सिसोदिया को जेल में रखो, आम आदमी पार्टी को बदनाम करो। संजय सिंह कह रहे हैं कि ईडी ने मनीष सिसोदिया को जेल में रखने की साजिश के तहत गिरफ्तार किया है, जबकि मनीष सिसोदिया के खिलाफ ना सीबीआई के पास कोई सबूत है, ना ईडी के पास कोई सबूत है। लेकिन ईडी ने आज अदालत में साफ साफ कहा कि उसके पास मनीष सिसोदिया के खिलाफ एविडेंस है। ईडी ने मनीष सिसोदिया को रिमांड पर लेने के लिए जो दलीलें दी, जो दावे किए, वो हैरान करने वाले हैं। ईडी ने दिल्ली के पूर्व आबकारी सचिव सी अरविंद के हवाले से बताया कि मनीष सिसोदिया ने उनसे दिल्ली में शराब कारोबार के डेटा कई बार लिए, लेकिन ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स में उन पर चर्चा कभी नहीं हुई। ऐसी कई बातें दिल्ली की शराब नीति में जोड़ दी गईं, जिन पर ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की मीटिंग में कभी बात नहीं हुई। ऐसा लग रहा था कि शराब नीति का एक ही पर्पस था, शराब कारोबारियों को ज्यादा से ज्यादा मुनाफा दिलाना। दिनेश अरोड़ा ने अपने बयान में कहा कि मनीष सिसोदिया ने इंडो स्पिरिट कंपनी को शराब का लाइसेंस देने के लिए कहा था, जिसका संबंध साउथ ग्रुप से था। ईडी के वकील ने दावा किया कि इंडो स्पिरिट की तरफ से आम आदमी पार्टी के कई नेताओं को रिश्वत दी गई। कोर्ट में ईडी के वकील की दलीलें सामने आई तो बीजेपी ने इसमें अरविंद केजरीवाल को निशाने पर लिया।
बीजेपी के सांसद मनोज तिवारी ने कहा कि मनीष सिसोदिया ईडी के एक भी सवाल के जवाब में अपनी बेगुनाही साबित नहीं कर पाए हैं और अब तो सबूत सीधे अरविंद केजरीवाल की तरफ इशारा कर रहे हैं। मनोज तिवारी ने कहा कि अगला नंबर अरविंद केजरीवाल का लगता है। व्हाट्सएप तो झूठ नहीं बोलते। जो आपने मैसेज लिखे हैं लोगों को, जिस प्रकार से पैसे उगाही किए हैं और जिस प्रकार से उन पैसों से आपने दुष्कर्म किए हैं, ये सारी चीजें तो अब तो साक्ष्य में आ गया है। मुझे जो आगे की तस्वीर दिख रही है उसमें अरविंद केजरीवाल जी का भी शायद यही हश्र होगा। अरविंद केजरीवाल जी की जो वो जिस प्रकार से उन परेशान दिख रहे हैं, वो इसलिए नहीं दिख रहे कि मनीष सिसोदिया ईडी से भी गिरफ्तार हो गए। मुझे लगता है वो परेशान इसलिए दिख रहे हैं कि मनीष सिसोदिया की ओर सारे साक्ष्य अरविंद केजरीवाल की ओर इशारा कर रहे हैं। ईडी के वकील जोहेब हसन ने आज कोर्ट में बुच्ची बाबू, सी अरविंद और दिनेश अरोड़ा के बयान पेश किए। अपने बयान में इन सब ने मनीष सिसोदिया का नाम लिया। ईडी के वकील ने दावा किया कि मनीष सिसोदिया ने शराब नीति बनाने के दौरान 14 सिम कार्ड इस्तेमाल किए। इनमें से 2 सिम ही बरामद हुए। ईडी का दावा है कि ज्यादातर सिम दूसरों के नाम पर लिए गए थे। मनीष सिसोदिया के पीए देवेंद्र शर्मा ने अपने बयान में माना है कि उन्होंने अपने नाम से सिम कार्ड खरीदा था और वो सिम कार्ड उन्होंने मनीष सिसोदिया को दिया था। इसके अलावा शराब घोटाले को अंजाम देने में जिन फोन्स का इस्तेमाल हुआ, उनमें से ज्यादातर फोन नष्ट कर दिए गए हैं। ईडी का कहना है कि वो सिम कार्ड्स किसके नाम पर थे, किसने इस्तेमाल किए, उनका डेटा कहां है और उन्हें डिस्ट्रॉय क्यों किया गया, ये सारी जानकारी हासिल करनी है। नष्ट किए गए सिम और फोन बरामद करने हैं, इसलिए मनीष सिसोदिया की कस्टडी जरूरी है। ईडी की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने पहले अपना फैसला रिजर्व रख लिया, फिर मनीष सिसोदिया को 7 दिन के लिए ईडी की रिमांड पर दे दिया। ईडी की जिरह में केजरीवाल और संजय सिंह का नाम आने के बाद कांग्रेस ने भी केजरीवाल पर हमला बोला। आम आदमी पार्टी में रह चुकी कांग्रेस लीडर अलका लांबा ने कहा कि अगर सिसोदिया ज्यादा दिन जेल में रह गए तो वो आम आदमी पार्टी के सारे बड़े नेताओं का पर्दाफाश कर देंगे और बारी बारी सब जेल जाएंगे। मनीष सिसोदिया जी अरविंद केजरीवाल जी के राजदार हैं। मनीष सिसोदिया अगर लंबे समय तक अंदर रहे तो मैं जितना उनका स्वभाव जानती हूं, वो लंबे समय तक चुप नहीं रह पाएंगे। उनकी चुप्पी टूटेगी और उनकी चुप्पी अरविंद केजरीवाल की कुर्सी तक पहुंचेगी। क्यों? क्योंकि आपका नीति, शराब नीति को लेकर जो भी फैसले हो रहे थे वो दिल्ली के मुख्यमंत्री की जानकारी में हो रहे थे, उनकी इजाजत से हो रहे थे, उनकी देखरेख में हो रहे थे। मनीष ये जानते हैं सिसोदिया जी की फाइलों पे साइन उनके थे, फैसले उनके विभाग ने लिए, वो फंस गए, लेकिन अरविंद केजरीवाल अपने आप को बचा नहीं पाएंगे। मुझे ये पूरा भरोसा है, क्योंकि ईडी की सप्लीमेंट्री चार्जशीट में भी अरविंद केजरीवाल जी को आरोपी बताते हुए उम्मीद की जा रही है कि अगले कुछ समय में उनसे भी पूछताछ हो सकती। हालांकि आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने कहा कि ईडी ने तो मनीष सिसोदिया को बीजेपी में शामिल कराने के लिए रिमांड पर लिया है। अगर आज मनीष सिसोदिया बीजेपी में जाने के लिए हामी भर दें तो उनके ऊपर लगे सारे आरोप हवा में उड़ जाएंगे। 10 महीने से ईडी कुंभकर्ण की नींद सो रही थी, तब उसको याद नहीं आया कि हमको इस मामले में घुसना है। जिस दिन मनीष सिसोदिया की जमानत की याचिका लगने वाली होती है 10 तारीख को, ठीक उसी दिन ईडी कहती है हम गिरफ्तार करके जेल में डालेंगे। क्या इस देश के लोगों को समझ में नहीं आ रहा है? भारतीय जनता पार्टी एक नए सिद्धांत पर चल रही है, जो जितना बड़ा भ्रष्टाचारी वो उतना बड़ा पदाधिकारी। बीजेपी का अब यही नारा है, भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाओ। भारतीय जनता पार्टी के आप नेता हैं तो आप राजा हरिश्चंद्र हैं, वरना मनीष सिसोदिया जिनके घर 14 घंटे सीबीआई छापामारी करती है, कुछ नहीं मिलता। गांव में छापामारी करती है, कुछ नहीं मिलता। दफ्तर में छापामारी करती है, कुछ नहीं मिलता।
बैंक के लॉकर पे छापेमारी करती है, कुछ नहीं मिलता। पहली चार्जशीट आती है, कुछ नहीं मिलता। दूसरी चार्जशीट आती है, कुछ नहीं मिलता। सीबीआई 5 दिन की पूछताछ करती है, कुछ नहीं मिलता। फिर 2 दिन की पूछताछ करती है, कुछ नहीं मिलता। तो मोदी जी बौखला गए, कह रहे कुछ मिल ही नहीं रहा है। ऐसे कैसे हो सकता है? लगाओ अपनी ईडी। आज जिस वक्त कोर्ट में ईडी मनीष सिसोदिया को रिमांड पर लेने के लिए दलीलें दे रही थी, उस वक्त बीजेपी के नेता और कार्यकर्ता सड़कों पर थे। दिल्ली में दीनदयाल उपाध्याय मार्ग पर आम आदमी पार्टी ऑफिस से पहले बीजेपी के कार्यकर्ता बड़ी तादाद में इकट्ठा हुए थे। मंच बनाया गया था। दिल्ली बीजेपी के कई सांसद यहां मौजूद थे। बीजेपी के कार्यकर्ता अपने साथ जेल की कोठरी की एक डमी बनाकर लाए थे। किसी में मनीष सिसोदिया की तस्वीर का मुखौटा लगा था, तो कोई सत्येंद्र जैन का मास्क पहनकर कार्यकर्ता से मालिश करवा रहा था। इसके अलावा दिल्ली में अरविंद केजरीवाल के सरकारी आवास की डमी बनाकर भी बीजेपी वर्कर साथ लाए थे। जेल की कोठरी में एक डमी पर उन घोटालों के नाम लिखे थे जिसके आरोप बीजेपी अरविंद केजरीवाल सरकार पर लगाती है। बीजेपी के कार्यकर्ता अरविंद केजरीवाल, उनकी सरकार और आम आदमी पार्टी के खिलाफ नारेबाजी कर रहे थे। बीजेपी सांसद परवेश वर्मा ने कहा कि अरविंद केजरीवाल बहुत अहंकारी हो गए हैं। उन्हें सबक सिखाना, जेल भेजना बहुत जरूरी है क्योंकि केजरीवाल का दिमाग खराब हो गया है। परवेश वर्मा ने कहा कि केजरीवाल सरकार के सारे मंत्री जेल जाएंगे। सौरभ भारद्वाज और कैलाश गहलोत भी गिरफ्तार होंगे। परवेश वर्मा ने कहा कि भ्रष्टाचार करने वाली केजरीवाल की पूरी टीम का नंबर आएगा। जैसे सत्येंद्र जैन 8 महीने से ध्यान कर रहे तिहाड़ जेल में, और मनीष सिसोदिया भी ध्यान। मैं तो कहता था मनीष सिसोदिया को कि भैया विलोम करना सीख लो, थोड़ा भस्त्रिका प्राणायाम करना सीख लो, क्योंकि मुख्यमंत्री वाली सुविधा तिहाड़ में नहीं मिलती है। तिहाड़ में तो चक्की पीसनी पड़ती है। ये केजरीवाल, इसका दिमाग खराब हो गया है, इसका सर घूम गया है। इसको आज जरूरत है इसको इसकी औकात दिखाने के लिए। इसलिए मेरे सारे राम भक्त यहां पर केजरीवाल का इस्तीफा मांगने आए हैं कि केजरीवाल वो दिन दूर नहीं है जैसे सत्येंद्र जैन, मनीष सिसोदिया ने जेल में चक्की पीस रहे हैं, तू भी जेल में चक्की पीसेगा। और अभी तूने सौरभ भारद्वाज को मंत्री बनाया है। ये सौरभ भारद्वाज भी शराब के घोटाले में लिप्त है। अभी सीबीआई सौरभ भारद्वाज को भी पकड़ेगी। अभी कैलाश गहलोत, जिसने बस का घोटाला किया खरीदने में, अभी उसको भी पकड़ेगी। तुम्हारा एक एक भ्रष्ट मंत्री पकड़ा जाएगा। हालांकि मनीष सिसोदिया की जगह दिल्ली की शिक्षा मंत्री बनी आतिशी ने कहा कि केंद्र सरकार कुछ भी कर ले, मनीष सिसोदिया और अरविंद केजरीवाल की लोकप्रियता बढ़ती रहेगी। आतिशी ने कहा कि मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन बेदाग होकर जेल से बाहर आएंगे और फिर से अपनी जिम्मेदारी संभालेंगे। केंद्र सरकार चाहे कितने भी झूठे केस लगाकर मनीष जी, सत्येंद्र जी जैसे व्यक्तियों को जेल में डाल दे, लेकिन जो उनका प्रयास है कि दिल्ली वालों के काम को रोका जाए, उस प्रयास को हम कभी सफल नहीं होने देंगे। जैसे ही सत्येंद्र जी और मनीष जी बाहर आएंगे, फिर से स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जी होंगे और शिक्षा मंत्री मनीष जी ही होंगे, क्योंकि उन्होंने ही, यही 2 व्यक्ति हैं जिन्होंने अपनी मेहनत से, अपने खून पसीने से दिल्ली वालों को एक बेहतर भविष्य दिया है, दिल्ली के बच्चों को एक अच्छी शिक्षा दी है, मोहल्ला क्लिनिक का पूरा मॉडल दिया है। और मुझे लगता है कि पूरी दिल्ली और पूरा देश उनको फिर से शिक्षा मंत्री और स्वास्थ्य मंत्री ही देखना चाहेगा। आम आदमी पार्टी मनीष सिसोदिया पर हुए एक्शन को सियासी रंग देने की कोशिश कर रही है और बीजेपी के नेता इस मौके का इस्तेमाल अरविंद केजरीवाल को कट्टर बेईमान और करप्ट बताने में कर रहे हैं। हकीकत क्या है, इसका फैसला सबूतों के आधार पर होगा, अदालत करेगी। लेकिन इतना तय है कि अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। आज कोर्ट में ईडी ने जो दलीलें दी, जो तथ्य सामने रखे, जिस तरह से संजय सिंह और अरविंद केजरीवाल का नाम लिया, उससे लग रहा है कि आने वाले वक्त में अरविंद केजरीवाल को भी जवाब देने पड़ेंगे। आज तो केजरीवाल ने कह दिया कि हिरण्यकश्यप ने खुद को भगवान समझ लिया था, बालक प्रहलाद को जलाने की कोशिश की थी, लेकिन भक्त प्रहलाद जलती अग्नि के बीच से सुरक्षित बाहर आ गए थे।
मनीष सिसोदिया भी उसी तरह बाहर आएंगे। केजरीवाल के ये डायलॉग्स पब्लिक में चल सकते हैं, लेकिन अदालत में इस किस्म की बातें से काम नहीं चलता। अदालत में तथ्यों पर बात करनी होगी। शराब घोटाले की आंच सिर्फ दिल्ली तक, आम आदमी पार्टी तक ही सीमित नहीं है। इसकी तपिश अब तेलंगाना तक और के चंद्रशेखर राव की पार्टी बीआरएस तक पहुंच रही है। आज ईडी ने कोर्ट में कहा कि आरोपियों में के कविता का भी नाम है। विजय नायर ने के कविता के साथ मीटिंग की बात कबूल की है। इंडो स्पिरिट समेत साउथ ग्रुप ने शराब कारोबार में फायदे के बदले आम आदमी पार्टी को 100 करोड़ रुपए पहुंचाए, यह बात मानी है। इसलिए अब तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव की बेटी के कविता पर भी शिकंजा कस सकता है। ईडी कल के कविता से पूछताछ करेगी। के कविता दिल्ली में ही है। उन्होंने कहा कि वो ईडी के सवालों का सामना करेंगी, वक्त पर ईडी के दफ्तर पहुंचेंगी, क्योंकि उन्होंने कुछ गलत नहीं किया। शराब नीति से उनका कोई लेना देना ही नहीं है। हालांकि आज जिस वक्त कोर्ट में मनीष सिसोदिया की कस्टडी को लेकर बहस चल रही थी, उस वक्त के कविता दिल्ली के जंतर मंतर पर महिला आरक्षण की मांग को लेकर प्रोटेस्ट कर रही थी। के कविता तेलंगाना में विधान परिषद की मेंबर हैं। ईडी का कहना है कि के कविता दिल्ली के शराब घोटाले में कारोबारियों के साउथ ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रही थी। के कविता से सीबीआई पूछताछ कर चुकी है और अब ईडी कल उनसे सवाल जवाब करने वाली है। इस मामले में के कविता का नाम अरुण पिल्लई नाम के एक कारोबारी की गिरफ्तारी के बाद आया था। ईडी ने अरुण पिल्लई को सोमवार को गिरफ्तार किया था। ईडी का दावा है कि अरुण पिल्लई शराब कारोबारियों के साउथ ग्रुप की तरफ से विजय नायर से डील कर रहा था और साउथ ग्रुप की तरफ से दिल्ली में शराब के ठेके लेने के लिए आम आदमी पार्टी को 100 करोड़ रुपए दिए गए थे। हालांकि खबर यह भी आई है कि अरुण नायर ने अपना स्टेटमेंट वापस लेने के लिए कोर्ट में अर्जी दी है। हालांकि के कविता आज थोड़ी निश्चिंत नजर आई। वो संसद और विधानसभाओं में महिलाओं को 33% आरक्षण देने के लिए धरने पर बैठी थी। जंतर मंतर पर हुए इस धरने में कविता ने 18 विपक्षी दलों को न्योता दिया था। हालांकि इनमें से 12 पार्टियों के ही नेता आए। के कविता ने कहा कि 1996 में देवेगौड़ा की सरकार महिलाओं के आरक्षण का बिल संसद में लाई थी। उसके बाद से मामला लटका हुआ है। अब तो पूर्ण बहुमत की सरकार है। बीजेपी ने विमेंस रिजर्वेशन का वादा भी किया था, इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को यह वादा पूरा करना चाहिए। के कविता ने कहा कि अगर सरकार महिला आरक्षण बिल पेश करती है तो उनकी पार्टी इस बिल को पास कराने के लिए सभी दलों को एकजुट करेगी। 1996 में जब पहले बार देवेगौड़ा जी ने महिला आरक्षण बिल इंट्रोड्यूस किया है तो ये ऐसे ही नहीं हुआ है। उससे 10 साल से 15 साल से पहले बहुत सारे हमारे बहनें, उनका जो एजिटेशन था, उनका जो आंदोलन था, उसी के वजह से 1996 में बिल इंट्रोड्यूस करने का वो एक प्रयास हुआ था। और आज मैं हिंदुस्तान के सारे हमारे बहनों से वादा करती हूँ कि जब तक महिला आरक्षण का बिल नहीं आएगा तब तक ये हम पथ नहीं छोड़ेंगे। ये आंदोलन करते ही रहेंगे, आंदोलन चलाते ही रहेंगे, क्योंकि महिला आरक्षण से ही हिंदुस्तान का भला हो सकता है, हिंदुस्तान का डेमोक्रेसी का भला हो सकता है। और आज एक अच्छा अवसर है, एक हिस्टोरिक अवसर है, जहां पे फुल मेजॉरिटी का सरकार है। तो हम इस मंच से इस भारतीय जनता पार्टी सरकार को हम डिमांड करते हैं कि महिला आरक्षण बिल आप इंट्रोड्यूस करें। हम सारे दलों को एक करने का कोशिश करेंगे, हिंदुस्तान के सारे महिलाएं एकजुट होने का कोशिश करेंगे और आपका पार्लियामेंट में भी मदद करने का कोशिश करेंगे। ईडी की पूछताछ से पहले के कविता के इस धरने को सियासी पोस्चरिंग माना जा रहा है। वो खुद को महिला अधिकारों की बड़ी नेता के तौर पर पेश करना चाहती हैं, ताकि अगर शराब घोटाले में आगे उनकी गिरफ्तारी हो तो वो खुद को शहीद और मोदी सरकार को महिला विरोधी के तौर पर पेश कर सकें। आज दिल्ली में उनके दिन भर के धरने में आम आदमी पार्टी, शिवसेना, अकाली दल, पीडीपी, नेशनल कॉन्फ्रेंस, तृणमूल कांग्रेस, जेडीयू, समाजवादी पार्टी, आरजेडी और इनके अलावा सीपीआई, सीपीएम के नेता भी आए। कि कविता के धरने में सीपीएम के महासचिव सीताराम येचुरी शामिल हुए। येचुरी ने कहा कि वो तब तक इस संघर्ष में शामिल रहेंगे जब तक संसद और विधानसभाओं में महिलाओं को आरक्षण नहीं मिल जाता। लेकिन कांग्रेस के नेताओं ने इस मुद्दे पर के कविता को सपोर्ट नहीं किया। कांग्रेस का कोई लीडर इस धरने में नहीं आया। जिस वक्त के कविता दिल्ली में धरना दे रही थी, उस वक्त कांग्रेस के नेता जयराम रमेश हैदराबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। जयराम रमेश ने कहा कि चंद्रशेखर राव तो संसद में हमेशा बीजेपी को सपोर्ट करते आए हैं।
अब अचानक उनका मूड बदला है, वो विपक्षी खेमे में शामिल होने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन कांग्रेस उनके बहकावे में नहीं आने वाली। जयराम रमेश ने नारा दिया कि चंद्रशेखर राव को हराओ, तेलंगाना बचाओ। अचानक पिछले कुछ महीनों से माहौल बदल गया है। अब वो विपक्षी खेमे में शामिल होने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जहां तक कांग्रेस का सवाल है तो हम बीआरएस से मुकाबला कर रहे हैं, उनसे चुनावी लड़ाई लड़ रहे हैं, लोकतांत्रिक ढंग से मुकाबला कर रहे हैं। और कल शाम को तो मैंने साफ तौर पर कहा था कि केसीआर हटाओ, तेलंगाना बचाओ। जिस तरह से मनीष सिसोदिया पर शिकंजा कसा गया, उसके बाद के कविता परेशान तो होंगी। और मुश्किल यह है कि तेलंगाना में इसी साल चुनाव भी होने हैं। अगर के कविता की शराब घोटाले में गिरफ्तारी हुई तो चंद्रशेखर राव के खिलाफ विरोधी दलों को एक बड़ा मुद्दा मिलेगा। इसलिए के चंद्रशेखर राव और उनकी पार्टी के नेता पहले से ही शराब घोटाले में के कविता का नाम घसीटे जाने को बदले की कार्रवाई बताने लगे हैं। बीआरएस को बदनाम करने की साजिश बताने लगे हैं। और अब तेलंगाना की राजनीति में यह एक बड़ा इशू बनेगा। आज ईडी ने लालू यादव से जुड़े लैंड फॉर जॉब स्कैम में भी बड़ी कार्रवाई की। ईडी ने दिल्ली, बिहार, झारखंड और यूपी में 24 ठिकानों पर छापेमारी की। सीबीआई इस मामले में लालू यादव और राबड़ी देवी से भी पूछताछ कर चुकी है। आज ईडी ने दिल्ली में फ्रेंड्स कॉलोनी इलाके में तेजस्वी यादव के घर पर रेड की। पटना में आरजेडी के पूर्व विधायक अबू दोजाना के घर पर भी छापे पड़े। ईडी की एक टीम गाजियाबाद में लालू यादव के समधी जितेंद्र यादव के घर भी गई। लालू यादव की बेटी रागिनी की शादी जितेंद्र के बेटे राहुल यादव से हुई है। लालू यादव की बेटी मीसा भारती, चंदा और हेमा के घर पर भी छापेमारी की गई। इसके अलावा अबू दुजाना के करीबी माने जाने वाले चार्टर्ड अकाउंटेंट आरएस नायक के रांची के ठिकानों पर जांच हुई। यह पूरा मामला 2004 से 2009 के बीच है, जब लालू यादव केंद्रीय रेल मंत्री थे और आरोप है कि उन्होंने रेलवे में ग्रुप डी की नौकरियां देने के बदले लोगों से जमीनें अपने नाम कराई। कहा जा रहा है कि लालू ने पहले कुछ उम्मीदवारों को सब्स्टिट्यूट के तौर पर नौकरी दी और जब उन कैंडिडेट्स ने अपनी जमीन लालू यादव के परिवार के नाम लिख दी तो उन्हें रेलवे में परमानेंट नौकरी दे दी गई। हालांकि लालू यादव की पार्टी के नेता इसे सियासी बदले की कार्रवाई बताते हैं। 24 के पहले भारतीय जनता पार्टी की व्याकुलता खुल करके सामने आई है। छापा पर छापा, सीबीआई का इस्तेमाल, ईडी का इस्तेमाल। 2 दिन की छुट्टी, सदन बंद हुआ था, गए थे अपनी पत्नी, गर्भवती पत्नी से मिलने गए तेजस्वी जी, वहां भी छापा, बहनों के यहां छापा। क्या हो रहा है देश के अंदर? अरे मैं तो कहता हूं कि लड़ना है तो सीधा आपातकाल की तरह लड़िए, हिम्मत है तो चुनौती देते हैं। इस तरह का नुक्का छिपी का खेल क्यों कर रहे हो? सीबीआई, ईडी और आईटी का इस्तेमाल इस कदर करोगे? कर्नाटका में भारतीय जनता पार्टी के 8 करोड़ रुपया पकड़े गए, क्या सीबीआई, ईडी, आईटी पहुंची क्या? नहीं, इसलिए कि वो आपसे रिश्ते रखते हैं। नैतिकता का इस कदर पतन राजनीति में नहीं होनी चाहिए जो भारतीय जनता पार्टी कर रही है। पूरी तरह से मशीनरियों का दुरुपयोग कर करके अब बहनों के यहां, अरे उनके जीजाओं के यहां, हद है भाई। ये कोई छापा नहीं है, ये तो राजनीतिक बदले की कार्रवाई है। आरजेडी के प्रवक्ता ने लालू यादव के जिन रिश्तेदारों के घर छापेमारी की बात की है वो जितेंद्र यादव हैं। यूपी विधान परिषद के सदस्य रह चुके हैं। समाजवादी पार्टी के नेता जितेंद्र यादव गाजियाबाद के राजनगर में रहते हैं। आज सुबह 8 बजे टीम उनके घर पहुंची। 5 घंटे तक यहां जांच चली। ईडी की टीम ने 5 साल पहले भी राहुल यादव से पूछताछ की थी। कहा जा रहा है कि राहुल यादव और राबड़ी देवी के खाते में 1 करोड़ रुपए का लेन देन हुआ था। लेकिन आरजेडी के राज्यसभा सांसद मनोज झा ने कहा कि यह घोटाले की जांच का नहीं बल्कि विपक्ष को कमजोर करने का मामला है। मनोज झा ने कहा कि बीजेपी ये ना सोचे कि वो हमेशा सत्ता में रहेगी। जिस दिन सरकार बदली उस दिन बीजेपी वालों का भी नंबर आ सकता है। वहां पर आप उन लोगों को कहा किसी तरह हमको बिहार की सरकार गिरा के दो, क्योंकि सरकार बदलने की टीस आपकी जा नहीं रही है। किसी एजेंसी में किसी को सेवा विस्तार चाहिए, वो 2.5 महीने बाद रिटायर कर रहे हैं, तो उन्होंने प्रॉमिस कर दिया है बड़े साहब को, हम आपको तस्तरी में लाके बिहार की सरकार देंगे। इस तरह की प्रवृत्तियों से बाज आना चाहिए। आपको कुछ हासिल नहीं होगा, आप हेडलाइन मैनेज करेंगे कुछ दिन, क्योंकि हमको पता है कि आपको टीस किस बात की है, दुख इस बात का है ना। मैं बार बार आगाह करता हूं भाजपा के मित्रों को, साहब कोई नहीं आया परमानेंट रूलर बन करके
किसी का शासन हमेशा नहीं रहेगा, लेकिन आपने इन एजेंसीज को जिस जगह पहुंचा दिया है, कल कोई आपके छत पे जाके बैठेंगे, आपके दरवाजे पे दस्तक देंगे, तब भी हमें दुख होगा। लेकिन ये हमेशा स्मरण रखिएगा, इस परिस्थिति तक लाने का काम आपने किया। अपनी इन तमाम संवैधानिक संस्थाओं को बर्बाद करके रख दिया। अभी इलाज करा के एक व्यक्ति लौटा, आपको इतनी संवेदनशीलता नहीं, बंद किए हुए केस को खुलवाते हो सिर्फ इसलिए कि बिहार की सरकार जाने की टीस नहीं जा रही है। तो साहब, ये टीस खत्म नहीं होने वाली है। इससे बड़ी टीस आपको 24 के लोकसभा चुनाव में मिलेगी, फिर बदलाव का क्षण होगा। मनोज झा को जवाब दिया रविशंकर प्रसाद ने। उन्होंने कहा कि बार बार ये बात कही जा रही है कि सीबीआई सरकार के इशारे पर काम कर रही है, लेकिन चारा घोटाले में लालू यादव के खिलाफ जब केस हुआ, जब जांच हुई, जब सजा हुई, तब तो बीजेपी की सरकार नहीं थी। रविशंकर प्रसाद ने कहा कि बीजेपी पर आरोप लगाने से लालू यादव और उनका परिवार नहीं बचेगा। लालू प्रसाद जी चारा घोटाले में कन्विक्टेड हैं, कई सप्लायर्स कन्विक्टेड हैं, कई ऑफिसर्स कन्विक्टेड हैं। ये सब सीबीआई इंक्वायरी कब हुई थी, चार्जशीट कब फाइल हुआ था, जब देवेगौड़ा भारत के प्रधानमंत्री थे। उस सरकार को कौन समर्थन दे रहा था? लालू प्रसाद जी की उस समय की पार्टी। तो ये क्यों कहा जा रहा है कि भाजपा सरकार पूर्वाग्रह से काम करती है? बाद में अलकतरा घोटाला में भी सजा हुई उनके मंत्रियों को, अफसर्स को। उस समय किसकी सरकार थी? इनकी सरकार थी। बाद में मनमोहन सिंह की सरकार थी, जिसको समर्थन लालू जी की पार्टी कर रही थी। तो आप भ्रष्टाचार करिएगा तो जो सरकार आपके खंभों पर खड़ी है वो भी नहीं बचा पाएगी, क्योंकि कोर्ट ने मॉनिटरिंग किया, कोर्ट ने इंक्वायरी किया, कोर्ट ने आपको सजा दिया। तो जो बार बार तूफान खड़ा किया जा रहा है, ये कंप्लीटली बेसलेस है, बेबुनियाद है। पटना के फुलवारी शरीफ इलाके में भी ईडी की टीम ने आज सुबह अबू दुजाना के घर पर रेड की। अबू दुजाना आरजेडी के विधायक रह चुके हैं, लेकिन उनकी पहचान एक कंस्ट्रक्शन कंपनी के मालिक के तौर पर ज्यादा है। आरोप है कि लैंड फॉर जॉब स्कैम में लालू यादव के परिवार को पटना की प्राइम लोकेशन पर जो 3 एकड़ जमीन मिली थी, उस जमीन पर अबू दुजाना ही मॉल बनवा रहे हैं। आज रविशंकर प्रसाद ने भी इस बात का जिक्र किया। रविशंकर प्रसाद ने कहा कि लालू ने रेल मंत्री रहते हुए रांची और ओडिशा में रेलवे के होटल सस्ते दरों पर बिकवाए, और जिस कंपनी ने होटल खरीदे उसी ने लालू यादव के परिवार को 3 एकड़ की जमीन दे दी। लालू जी रेल मंत्री थे तो 2 महत्वपूर्ण घोटाले हुए। मैंने महत्वपूर्ण कहा, और भी होंगे। रांची में रेलवे का होटल था, बड़ा होटल था। भुवनेश्वर में भी रेलवे का होटल था। ये सब बिल्कुल एलिजिबिलिटी को कॉम्प्रोमाइज करके पटना की एक होटल चलाने वाली कंपनी को दे दिया गया, और दूसरे कोई पार्टिसिपेट किए भी नहीं टेंडर में। और जिसको दिया गया उसकी 3 एकड़ से ऊपर की प्राइम जमीन थी पटना के बिली रोड पर सगुना मोड़ के पास, करोड़ों करोड़ों रुपए की। ये जमीन बाद में कंपनी बना करके लालू प्रसाद के परिवार को ट्रांसफर कर दी गई, कुछ सदस्यों को। और उसमें बिहार का सबसे बड़ा माल कौन बना रहे थे? श्रीमान अबू दुजाना, जो आरजेडी के पूर्व विधायक हैं, जहां भी आज रेड चल रही है। इस केस में जिन सबूतों का दावा किया जा रहा है वो करप्शन की तरफ इशारा तो करते हैं, लेकिन चूंकि लालू यादव बीमार हैं, इलाज करवा के विदेश से लौटे हैं, और जैसे ही कई महीनों के बाद वो नजर आए और ईडी और सीबीआई ने एक्शन शुरू कर दिया, इसलिए आरजेडी अब इसे एक इमोशनल मुद्दा बनाना चाहती है। अब बात महाराष्ट्र की सियासत की, जहां इन दिनों मंदिरों पर महासंग्राम हो रहा है।
दरअसल कल महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस ने जो बजट पेश किया था उसमें हिंदू मंदिरों और मठों के लिए सरकार का खजाना खोल दिया। महाराष्ट्र के ज्योतिर्लिंगों के पुनरुद्धार के लिए बजट में 300 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। संतों से जुड़े स्मारकों और मठों के लिए 200 करोड़ की रकम तय की गई है। यही नहीं, राज्य के 12 शक्तिपीठों को जोड़ने के लिए शक्तिपीठ कॉरिडोर बनाने का भी सरकार ने ऐलान किया है। एक्सप्रेसवे बनाने में 86,500 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। महाराष्ट्र सरकार बढ़ेगा। मराठवाड़ा और पश्चिम महाराष्ट्र का डेवलपमेंट होगा, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा। लेकिन विपक्ष ने इसे बीजेपी का हिंदुत्व का एजेंडा, हिंदू तुष्टीकरण की नीति पर काम कर रही है। बजट में माइनॉरिटीज को कुछ नहीं दिया गया। सरकार ना सिर्फ एक ही तरह का पोलराइजेशन पॉलिटिक्स कर रही है, मेजॉरिटी और अपीजमेंट पॉलिटिक्स कर रही है। माइनॉरिटीज के लिए क्या दिया है बजट के अंदर प्रावधान? अब इतना सारा करोड़ रुपया उनके लिए क्या 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 उस मार्ग के अंदर कोई मुसलमानों की मस्जिद नहीं है, उसके लिए क्या कर रहे हो आप? क्या प्रावधान किया है आपने? करोड़ रुपया आपके पास है, आप सिर्फ स्थान इस पे दे रहे हो। अरे आप स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल के ऊपर खर्चा करो, जो लोगों को काम में आज की तारीख में ज़रूरत की चीज़। तो सरकार अपनी प्रायोरिटीज में फेल हो गई है। अपीजमेंट पॉलिटिक्स सरकार कर रही है और ये जनता जनार्दन, जनता सब समझती है, लोगों को समझ में आता है कि इनका जो सबका साथ सबका विकास है सिर्फ एक जुमला है और कुछ नहीं है। महाराष्ट्र सरकार में मंत्री गुलाबराव पाटिल ने कहा कि हम पाकिस्तान में नहीं हैं, हिंदुस्तान में रहकर मंदिर की बात नहीं करेंगे तो कहां करेंगे। पाटिल ने कहा कि मंदिर हमारी आस्था का विषय है, हम इसे छोड़ने वाले नहीं हैं। कोई रास्ता बनाते हैं, उसमें कभी कोई ज्योतिर्लिंग आते हैं तो आप बोलते हैं कि हिंदुत्व के लिए बनाया गया है। क्यों? वो रास्ते से सिर्फ मंदिर की पूजा करने वाले ही लोग जाएंगे, कोई किसान नहीं जाएगा, कोई आदमी नहीं जाएगा, कोई बच्चे के घर नहीं जाएगा, कोई माँ बाप को मिलने नहीं जाएगा। सिर्फ 4 मंदिर रास्ते पे लगते हैं तो बताते हैं कि आप भाई हिंदुत्व का एजेंडा है। और रास्ते तो सबके लिए है ना, क्यों वहाँ से मुस्लिम नहीं जाएगा, दलित नहीं जाएगा, कोई नहीं जाएगा। ये गुमराह करने की बात है। हम पाकिस्तान में थोड़ी है भाई, हिंदुस्तान में है, हिंदू है तो हिंदू का मंदिर का भी बात करेंगे ना, मलंग बाग का भी बात करेंगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता है कि हम मंदिर छोड़ देंगे। मंदिर तो सबकी आस्था है। महाराष्ट्र सरकार का कहना है कि जिस तरह अयोध्या का विकास हुआ, जिस तरह काशी का कॉरिडोर बना, महाकाल का कॉरिडोर बना, उसी तरह ज्योतिर्लिंग का विकास भी होगा। शक्तिपीठों को जोड़ेंगे, इससे पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा और लोगों को रोजगार, इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ेगी। लेकिन विपक्ष को डर है कि असल मकसद सियासी है। इसकी वजह यह है कि 760 किलोमीटर लंबा शक्तिपीठ एक्सप्रेसवे असेंबली की 140 सीटों से होकर गुजरेगा, 12 शक्तिपीठों को जोड़ेगा। लोकसभा की 19 सीटों और 3 करोड़ वोटर्स पर इसका सीधा असर होगा। इसी तरह ज्योतिर्लिंगों के विकास का असर भी हिंदू वोटों पर जरूर पड़ेगा और इसलिए विरोधी परेशान है। राजस्थान में शहीद परिवारों के साथ अशोक गहलोत सरकार की वादा खिलाफी का मुद्दा अब फुल फ्लेजेड सियासी जंग में तब्दील हो गया है। 11 दिन से जयपुर के शहीद स्मारक पर बैठे शहीदों के परिवार वालों को पुलिस ने कल रात 3 बजे वहां से जबरदस्ती हटा दिया। इनमें से एक वीरांगना अपने घर पहुंच गई है, एक को उसके जिले के अस्पताल में एडमिट किया गया है, जबकि मंजू जाट के बारे में अभी पता नहीं चल पाया है। लेकिन आज इस मामले में खूब सियासत हुई। शहीदों की पत्नियों के साथ बीजेपी के राज्यसभा एमपी किरोड़ी लाल मीणा और उनके सपोर्टर भी धरने पर बैठे थे। लेकिन कल रात पुलिस ने किरोड़ी लाल मीणा के समर्थकों को अरेस्ट कर लिया, जबकि मीणा को आज दिन में गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी के बाद उनकी सेहत बिगड़ गई, जिसके बाद किरोड़ी लाल मीणा को जयपुर के सवाई मानसिंह हॉस्पिटल में एडमिट किया गया, जहां उनकी हालत अभी स्टेबल है। जयपुर के शहीद स्मारक पर धरने पर बैठी शहीदों की पत्नियों को पुलिस ने जिस वक्त वहां से उठाया, उस वक्त बीजेपी के सांसद किरोड़ी लाल मीणा वहां नहीं थे। लेकिन सुबह जैसे ही पुलिस के एक्शन के बारे में उन्हें पता चला, वो सबसे पहले अपने समर्थकों से मिलने जेल गए। उसके बाद सामोद के लिए रवाना हुए। सामोद में ही शहीद रोहिताश लांबा की वाइफ मंजू जाट रहती है। क्योंकि पुलिस की तरफ से यह बताया गया था कि सभी वीरांगनाओं को उनके गांव पहुंचा दिया गया है, तो किरोड़ी लाल मीणा अपने समर्थकों के साथ सामोद के लिए निकल पड़े। लेकिन उन्हें पुलिस ने रास्ते में ही रोक लिया। इससे नाराज होकर मीणा वहीं धरने पर बैठ गए। जब पुलिस के समझाने पर वो नहीं माने तो उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। किरोड़ी लाल मीणा की गिरफ्तारी से नाराज उनके समर्थकों ने कुछ देर के लिए जयपुर आगरा नेशनल हाईवे बंद कर दिया।
इसके अलावा कुछ और हाईवेज पर भी उनके सपोर्टर्स धरने पर बैठ गए। किरोड़ी लाल मीणा वीरांगना से मिलने के लिए शाहपुरा जा रहे थे, लेकिन सामोद में यहाँ पर पहले पुलिस ने रास्ता रोका और उसके बाद जब किरोड़ी लाल मीणा धरने पर बैठ गए तो राज्यसभा सांसद किरोड़ी लाल मीणा को यहाँ पर सड़क से जबरन उठाकर देखिए गाड़ी में डाला जा रहा है, इनको गिरफ्तार कर लिया गया है। किस तरीके से किरोड़ी लाल मीणा को उठाकर गाड़ी में रखा जा रहा है और इस गाड़ी में गिरफ्तार करके यहाँ से पुलिस लेकर जा रही है। पुलिस का कहना है कि बीच सड़क को रोक लिया था धारा 129 के तहत, क्योंकि ये गिरफ्तारी हो रही है और गिरफ्तारी देखिए आप, पुलिस ने भारी यहाँ पर जाब्ता यहाँ पर लगाया और किरोड़ी लाल मीणा और उनके समर्थकों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तारी से पहले किरोड़ी लाल मीणा का पुलिस वालों के साथ जमकर आमना सामना हुआ, बहस हुई। मीणा ने कहा कि वो तो बालाजी के दर्शन करने सामोद जा रहे थे, पुलिस ने उन्हें रोक लिया। सामोद बालाजी के दर्शन करने जा रहा हूँ। क्या धर्मेंद्र जी आज सामोद बालाजी के दर्शन करा सकते हो? मेरे को, मेरे कार्यकर्ताओं को, मीडिया वालों को, उदय सिंह जी, क्या आप सामोद बालाजी के दर्शन करा सकते हो? मिस्टर बालाराम सामोद हनुमान जी के दर्शन करा सकते हो? क्यों रोका गया है, क्या बात है? तो इनसे पूछो, माननीय धर्मेंद्र जी से पूछो जी, क्यों रोका जा रहा है? क्यों रोका गया है? जवाब दो, तानाशाही जवाब दो। एक बार बात कैसे करोगे? कुर्सी बैठो, बात कैसे करोगे? गहलोत से बात करके जवाब दे दो। गहलोत से बालाराम बात कर लो, उदय सिंह गहलोत से बात कर लो, धर्मेंद्र की बात कर लो गहलोत से, उस हत्यारे से, वीरांगनाओं को अपमान करने वाले से बात कर लो। किरोड़ी लाल मीणा की गिरफ्तारी को बीजेपी अब बड़ा मुद्दा बनाने की तैयारी कर रही है। वसुंधरा राजे ने ट्वीट करके कहा कि शहीदों की वीरांगनाओं की मांगों के लिए आंदोलन कर रहे किरोड़ी लाल मीणा जी के साथ पुलिस का बर्बर व्यवहार निंदनीय है। कांग्रेस सरकार लाठी का डर दिखाकर वीरांगनाओं की आवाज को कुचलने की कोशिश कर रही है, इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। किरोड़ी लाल मीणा ने भी ट्वीट किया कि वीरांगनाओं के साथ अभद्रता करने वाली पुलिस और उनका दमन करने वाली अशोक गहलोत सरकार ने तानाशाही की सीमा पार कर दी है। इसके विरोध में कल यानी 11 मार्च को 11 बजे से प्रोटेस्ट किया जाएगा। दिल्ली में भी आज राज्यवर्धन राठौड़ ने इस मुद्दे पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने 4 साल पुरानी एक वीडियो क्लिप दिखाई। इस वीडियो में पुलवामा के शहीदों के अंतिम संस्कार में गए राजस्थान सरकार के मंत्री ये कह रहे थे कि शहीदों के परिवार वाले जिसे कहेंगे उन्हें नौकरी दे देंगे। राज्यवर्धन राठौड़ ने कहा कि कांग्रेस ने पूरे देश में नेहरू गांधी परिवार के लोगों की मूर्तियां लगा रखी हैं। 400 से ज्यादा योजनाएं उनके नाम पर चल रही हैं। ऐसे में अगर शहीद के परिवार वाले एक और मूर्ति लगाने की मांग कर रहे हैं तो कोई बहुत बड़ी मांग तो नहीं है। जनता को कानून समझा रहे हैं, लेकिन जब पुलवामा का हमला हुआ और यह अंत्येष्टि हो रही थी वहां पर, जिस समय सिंपैथी वेव थी पूरे देश के अंदर, उस समय राजस्थान के मुख्यमंत्री के मंत्री वहां पर पहुंचकर उन्होंने जो वादे करे वो झूठे वादे थे। सबसे बड़ा प्रश्न है ये। आपके सामने उन्होंने कहा कि परिवार जिसका भी नाम लेगा उस व्यक्ति को हम नौकरी देंगे। ये कांग्रेस पार्टी झूठी पार्टी है और झूठे वादे करती है। एक के बाद एक इनके वादे सारे झूठे साबित हो रहे हैं। यहां पे वीरांगनाओं को ऐसे समय पर इन्होंने झूठा वादा करा। अगर वादा करा है, मुख्यमंत्री साहब से सलाह लेकर वहां पे पहुंचे हैं उनके मंत्री, तो अपनी बात पर खरा उतरना चाहिए, उसको पूरा करना चाहिए। इसके लिए विशेष पैकेज अगर हुआ है तो विशेष इसके ऊपर कानून में बदलाव करना चाहिए पुलवामा के शहीदों के लिए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब जब वीरांगनाएं अपना अधिकार मांग रही हैं तो उनके ऊपर लाठियां बरसाई जा रही हैं। और आखिर मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ऐसी क्या चीज मांगी है वीरांगनाओं ने? एक जगह तीसरी मूर्ति लगाने का आग्रह कर रही है, तो एक ऐसा परिवार पूरे देश के अंदर जिसके नाम पर 400 से ज्यादा योजनाएं पूरे देश के अंदर है, गांधी परिवार, 400 से ज्यादा योजनाएं पूरे देश के अंदर हो सकती हैं एक परिवार की। राज्यवर्धन राठौड़ कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री कम से कम उनसे मिल तो लें। यही बात इशारों में सचिन पायलट भी कह रहे हैं। पायलट और गहलोत में लंबे वक्त से कोल्ड वॉर चल रही है, इसलिए सचिन पायलट ने खुलकर तो कुछ नहीं कहा, लेकिन उन्होंने भी यह बात मानी कि अगर वीरांगनाओं से मिल लिया जाता तो मुद्दा सुलझ सकता था। जो वीरांगनाओं का जो पैकेज है, जो सरकार की सहायता है, केंद्र सरकार की, राज्य सरकार की, वो सब लोगों को मिली है
इसके अलावा भी अगर कोई मांग थी, उन मांगों को मैं ऐसा मानता हूं कि संवेदनशीलता से अगर हम बैठ के इन बातों को सुनते और किसी भी नागरिक, खासकर ऐसी जो वीरांगना है, जो विधवा है, जिनके पतियों ने देश के लिए शहादत दी है, उन लोगों की बातों को सुनना, संवेदनशील होना और मांगें कितनी जायज़, कितनी संभव हैं, कानूनी, संवैधानिक जो भी मसले हैं वो हम सुलझा सकते हैं आज नहीं तो कल, लेकिन उनकी बातों को सुनना जरूरी था। राजस्थान में शहीदों के परिवारों के साथ जिस तरह का व्यवहार हो रहा है वो ठीक नहीं है। इस मामले में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी चीफ मिनिस्टर अशोक गहलोत से बात कर चुके हैं, लेकिन मामला सुलझ ही नहीं रहा। सबसे दुख की बात तो यह है कि सियासी पार्टियां और नेता इसे राजनीतिक मुद्दा बना रहे हैं और बीच में पिस रही हैं शहीदों की पत्नियां, शहीदों के परिवार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑस्ट्रेलिया में मंदिरों पर हो रहे हमलों पर चिंता जताई है। नरेंद्र मोदी ने भारत के दौरे पर आए ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीज के साथ बातचीत में यह मुद्दा उठाया। मोदी ने ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री से कहा कि हिंदू मंदिरों पर बार बार हो रहे हमले चिंता की बात है। ऑस्ट्रेलिया में पिछले 2 महीनों में 4 हिंदू मंदिरों पर हमले हो चुके हैं। 4 मार्च को ब्रिस्बेन शहर में लक्ष्मी नारायण मंदिर में खालिस्तान समर्थकों ने हमला किया था। मंदिर की दीवारों पर भारत विरोधी नारे लिखे थे। इससे पहले मेलबर्न में इस्कॉन मंदिर की दीवारों पर हिंदुस्तान मुर्दाबाद लिखा गया था। इसी तरह 16 जनवरी को विक्टोरिया में ऐतिहासिक शिव विष्णु मंदिर पर हमला हुआ था। मंदिर की दीवार पर हिंदू विरोधी नारे लिखे गए थे। 12 जनवरी को मेलबर्न के स्वामीनारायण मंदिर की दीवारों पर भी कालिक से भारत विरोधी नारे लिखे गए। आज ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री के साथ बातचीत में नरेंद्र मोदी ने इन हमलों पर अफसोस जताया, जिसके बाद ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री ने उन्हें पूरी सुरक्षा का भरोसा दिया। यह खेद का विषय है कि पिछले कुछ सप्ताहों से ऑस्ट्रेलिया में मंदिरों पर हमलों की खबरें नियमित रूप से आ रही है। स्वाभाविक है कि ऐसे समाचार भारत में सभी लोगों को चिंतित करते हैं, हमारे मन को व्यथित करते हैं। हमारी इन भावनाओं और चिंताओं को मैंने प्रधानमंत्री एल्बनीजी के समक्ष रखा और उन्होंने मुझे आश्वस्त किया है कि भारतीय समुदाय की सेफ्टी उनके लिए विशेष प्राथमिकता है। इस विषय पर हमारी टीम्स नियमित संपर्क में रहेगी और यथासंभव सहयोग करेगी। मोदी ने अब तक ऑस्ट्रेलिया में हिंदू मंदिरों पर हो रहे हमलों पर कुछ नहीं कहा था, तो विरोधी दलों के नेता कह रहे थे कि मंदिरों पर हमले हो रहे हैं, मोदी खामोश क्यों हैं। आज मोदी ने ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री के सामने इस मुद्दे पर सीधी सीधी और साफ साफ बात कर दी, तो हो सकता है अब यह सुनने को मिले कि मोदी अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भी हिंदुत्व को बढ़ा रहे हैं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।